नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास कक्षा 12वीं की अंतरा भाग सेकंड का चौथा पाठ। केदारनाथ सिंह जो हमारे कवि हैं, उनकी दो कविता इसमें दी हुई हैं, बनारस और दिशा। हम इन कविताओं को दूसरे वीडियो में उसका लिंक मैं इसमें डाल दूँगा। उनको समझा गया है, उनकी व्याख्या की गई है। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बनारस कविता के प्रश्न उत्तर हम देखते हैं, समझते हैं और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और परीक्षा में आप अच्छे एफर्ट कर सकें। तो ये बनारस कविता है केदारनाथ सिंह की। आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। केदारनाथ सिंह, ठीक है। इनका पहला जो प्रश्न है, इस कविता का पहला प्रश्न है बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। तो देखिए बच्चों, हर व्यक्ति वसंत के आने की प्रतीक्षा करता है। आपको भी पता है, वसंत आने पर चारों ओर वृक्षों में नए पल्लव, कोयल की कू कू की आवाज़, सरसों से लदे हुए पीले खेत, यही वसंत की कल्पना है। लेकिन बनारस का बसंत कुछ अलग ही होता है। केदारनाथ सिंह के शब्दों में बनारस में बसंत तूफ़ानी ढील ढक्कड़ के साथ लेके आती है। हमने पढ़ा है कि जब वसंत आता है तो शहर में हर तरफ धूल के गुब्बार उड़ते हुए दिखाई देते हैं तथा शहर के लोगों का मुंह किरकिरा हो जाता है। किरकिरा यानी रेत से, उनके मुंह में रेत भर जाती है। यह और जगहों पे बसंत आने से कुछ अलग रूप प्रदर्शित करता है बनारस में। यानी जो बसंत ऋतु है बनारस में कुछ अलग तरीके से ही आती है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि जिस तरह दूसरी जगहों पर वसंत ऋतु आने पर चारों ओर एक अलग ही वातावरण हो जाता है, वहाँ सरसों के पीले पीले फूल लग जाते हैं, कोयल की कू कू की आवाज़ आती है, वृक्षों में पुराने पत्ते गिरने लगते हैं और नए पत्ते, नए पल्लव आने लगते हैं। लेकिन यहाँ बनारस का जो बसंत है उसे कुछ अलग ही बताया गया है। यहाँ का जो बसंत है बनारस में, ये हर तरफ धूल के गुब्बार लेकर आता है, जिससे बनारस शहर के लोगों का मुंह, उनकी जीभ किरकिरी हो जाती है, ठीक है। इस तरह कोई ख़ास इसको आपको ज़्यादा रटना नहीं है, समझना है केवल, है ना, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है। खाली कटोरे, कवि के अनुसार एक खाली कटोरे में वसंत का आगमन एक दर्दनाक चीख का आह्वान है। 10 अश्वमेघ घाट पर भारी भीड़ होती है। भिखारी भीख मांगने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, परंतु वह पहुंचते पहुंचते गंगा के किनारे एक चट्टान के पास पहुंच जाते हैं। भिखारी के हाथ में कटोरा है और लाश के पीछे भीड़ शांत भाव से आगे बढ़ती है। भिखारी अपने कटोरे में कुछ मिल जाने की उम्मीद करता है। जब वह देखता है तो उसमें कुछ पैसे पड़े होते हैं, जिससे उसे महसूस होता है कि उसके कटोरों में बसंत आ गई है। देखिए, यहाँ इसका जो उत्तर दिया है, मैं उससे थोड़ा अलग अपनी राय रखता हूँ। खाली कटोरे में वसंत उतरने का मतलब है कि जब बनारस में वसंत ऋतु आती है, चारों ओर चहल पहल बढ़ जाती है। लोग शहर से बाहर, अपने घरों से बाहर निकलकर गंगा के घाट पर बने हुए मंदिरों में आते हैं तथा पूजा पाठ करने आते हैं। यानी लोग जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते समय या वसंत के आगमन के कारण वो लोग प्रसन्न भी होते हैं। इस कारण वो जो भिखारी होते हैं, भिखारियों के जो खाली कटोरे होते हैं उनमें भीख डाल देते हैं, यानी कुछ पैसे डाल देते हैं। तो भिखारियों के जो कटोरे हैं, जब वो खाली रहते हैं तो भिखारी दुखी रहते हैं, लेकिन जब उन्हें भिक्षा मिलने लग जाती है, उनके कटोरे
पैसों से भर जाते हैं, तो उस स्थिति को कवि ने खाली कटोरे में वसंत का उतरना कहा है। तीसरा जो प्रश्न है, आप ये पढ़ें, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? कवि केदारनाथ। पहले हमें प्रश्न समझना पड़ेगा, बनारस की पूर्णता, पूर्णता का मतलब है फुलफिल, किस बनारस में कौन कौन सी चीज़ों की पूर्ति है, और रिक्तता का मतलब खालीपन किस प्रकार है। तो हमें दोनों चीज़ें, पूर्णता और रिक्तता, इनके बारे में हमें समझना है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? कवि केदारनाथ अपने आनंदपूर्ण दिन के अलावा बनारस की परिपूर्णता को दिखाते हैं। कवि के अनुसार बनारस हर स्थिति में खुश रहता है, हर कष्ट और कष्ट के बाद भी वह हर्ष और उल्लास से भरा है। केदारनाथ जी मृत शरीर के द्वारा बनारस की रिक्तता को दर्शाते हैं। वह कहते हैं कि प्रतिदिन अनगिनत शव दाह संस्कार के लिए गंगा घाट जाते वक्त जीवन की अंतिम यात्रा को दर्शाते हैं। ये नित्य कर्म ही बनारस की रिक्तता है। यह मृत्यु के परम सत्य का ज्ञान कराती है। जन्म की तरह मृत्यु भी जीवन का परम सत्य है। इस प्रकार जहाँ एक और लोग पूरी तरह प्रसन्न होते हैं, चाहे उनके ऊपर किसी तरह का कष्ट आ जाए, कैसा भी कष्ट आ जाए, लेकिन उन कष्टों को सहने के बावजूद वो हर्ष और उल्लास से भरे हुए रहते हैं। इस बात को केदारनाथ जी ने बनारस की पूर्णता माना है। और रिक्तता क्या माना है? रिक्तता माना है कि बनारस शहर में खुशियों के अलावा कभी कभी गम का माहौल भी बन जाता है। यानी वहाँ कभी कभी क्या, प्रतिदिन की बात है, बनारस में जो गंगा नदी बहती है उसकी ओर ले जाते हुए, कंधों पर लाश को ले जाते हुए, शवों को ले जाते हुए वहाँ दिखाया जाता है। कवि ने दिखाया है कविता के माध्यम से। तो प्रतिदिन अनगिनत शव दाह संस्कार के लिए गंगा घाट जाते वक्त जीवन की अंतिम यात्रा को दर्शाते हैं। यह जीवन की, ये बनारस की रिक्तता माना है। क्यों? कि ये परम सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अगला प्रश्न है, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? यानी बनारस में जो भी होता है वो धीरे धीरे होता है। यहाँ कवि इस धीरे धीरे होने से क्या आशय है कवि का, इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? कवि केदारनाथ सिंह के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, मंदिरों में घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं, और वहाँ पर शाम भी धीरे धीरे होती है। यानी धीरे धीरे होना बनारस की विशेषता है। यह बनारस शहर को एक सामूहिक लय प्रदान करता है। यानी यह शहर में जो सब कुछ धीरे धीरे होता है ना, इससे क्या आती है, शहर में सामूहिकता आती है, एक लय में काम होता है। यानी एकता के सूत्र में यह शहर बंधा हुआ है। यह धीरे धीरे होना बनारस शहर को एक सामूहिक लय प्रदान करता है। कवि बनारस में हो रहे बदलावों को दिखाने के लिए धीरे धीरे शब्द का प्रयोग करते हैं। कवि के अनुसार पूरे विश्व में तेज़ गति से परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन के कारण सारी पुरानी चीज़ें खोती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं। इस परिवर्तन में सभी लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो रही है। बनारस कविता से अभी प्रभावित नहीं हुआ है। यानी बनारस परिवर्तन से अभी प्रभावित नहीं हुआ है। यानी यहाँ प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन सभ्यता को आज भी बहुत अच्छे से सहेज कर रखा हुआ है। यहाँ के लोगों ने बनारस की कल्चर को, बनारस की संस्कृति को अपने दिल में बसा कर रखा है। इसलिए यहाँ परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, परंतु धीरे धीरे। यह अलग रंग, अलग संस्कृति के कारण और शहरों से अलग है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? देखें, बनारस शहर अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति से बंधा हुआ है। धीरे धीरे की सामूहिक लय ही इसे मजबूती प्रदान करती है। यहाँ प्राचीन काल से यथास्थिति बनी हुई है।
गंगा जी को आज भी माता कहकर संबोधित किया जाता है तथा उनके तट पर बंधी नावें वहीं बंधी हैं जहां सदियों से बंधी आ रही हैं। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी अपने पूर्ववत स्थान पर सुसज्जित है, यानी पहले वाले स्थान पर ही आज भी विराजमान है। कवि का तात्पर्य है कि परिवर्तन की इस धीरे धीरे की लय के कारण बनारस मजबूत हुआ है। अपने आसपास के परिवर्तन से बनारस अछूता है। इसी कारण यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी है जैसी प्राचीन काल में थी। यह शहर आधुनिकता से दूर है, इसलिए अपने पुराने स्वरूप को संभाले हुए है। बच्चों, अभी बनारस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है और यहाँ आधुनिकता भी काफ़ी विकसित हो गई है, लेकिन ये प्राचीन जो परंपरा हैं, संस्कृति है, मान्यताएं हैं, धार्मिक आस्थाएं, उनको आज भी उनकी यहाँ लोग रक्षा करते हैं, पालना करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि यहाँ परिवर्तन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? सही सांझ में घुसने पर बनारस, यानी बिना कहे यदि कोई व्यक्ति बनारस में प्रवेश करता है तो उसे किन किन बातों का पता चलता है, बनारस की कौन कौन सी विशेषताओं का पता चलता है, उसका उत्तर यहाँ दिया गया है। तो देखिए कौन कौन सी विशेषताओं का पता चलता है। बनारस के मंदिरों में होने वाली आरती आसपास के महत्व को आलोकित करती है। आरती के दीप का प्रकाश बनारस शहर की सुंदरता को बढ़ाता है। बनारस पर चिंता, यानी दूसरों की चिंता करना, तथा ये परचिंता नहीं है, ये प्राचीनता है। क्या है? प्राचीनता। प्राचीनता। बनारस प्राचीनता तथा आधुनिकता का संगम है। यहाँ अभी भी प्राचीन मान्यताएं उपस्थित हैं तथा यह शहर आधुनिकता को भी अपना रहा है। गंगा घाट पर पूजा तथा शवों का दाह संस्कार एक साथ होता है, जो जीवन के सत्य से परिचय कराता है। ये मुख्य प्रश्न हैं। बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं, उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी जो मानवीय क्रियाएं यहाँ बताई गई हैं, उनके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो बनारस शहर के लिए दो जगह मानवीय क्रियाएं अभिलक्षित हुई हैं, दिखाई दी हैं। वे इस प्रकार हैं। एक तो इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है, इसमें व्यंजनार्थ है। यानी इसका जो कवि इन शब्दों के माध्यम से कवि जो कहना चाहता था, उनका मूल भाव है कि धूल भरी आंधी के कारण बनारस के गली मोहल्लों में धूल ही धूल उड़ती हुई दिखती है। इसी कारण पूरा शहर धूल से भर जाता है। धूल भरी फर्श पे चलते वक्त पैरों में किरकिरी लगती है और उनकी जीभ में भी किरकिरी लगती है, जीभ किरकिरा जाती है। अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसमें व्यंजनार्थ है, यानी इसका अलग ही अर्थ निकल कर आता है कि बनारस आध्यात्मिकता में इतना अधिक निहित है कि इसे उन परिवर्तनों का ज्ञान नहीं है जो बनारस के बाहर चल रहे हैं। यह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ है। यह दूसरे पक्ष आधुनिकता से पूरी तरह अनभिज्ञ है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार कोई भक्त नदी में जाकर सूर्य को एक टांग पर खड़े होकर जल अर्पित करता है, जल की अर्घ देता है, तो ये बनारस की वर्षों से, सदियों से परंपरा रही है इस तरह के नियमों की पालना करना। तो यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता यानी अध्यात्म में विश्वास रखना, और यहाँ पर भक्ति भरा माहौल होता है हर जगह। तो भक्ति के माहौल में, आध्यात्मिकता के माहौल में रंग में रंगा हुआ है, यानी आधुनिकता से पूरी तरह अनभिज्ञ है। ठीक है बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारी पाठ्य पुस्तक में से जो बनारस कविता से संबंधित हैं।
अब मैं अगले वीडियो में आपको जो इनकी दूसरी कविता है दिशा, उनके प्रश्न उत्तर बताएंगे हम। तो आपको यदि पसंद आए हों, विषय वस्तु अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद। मैं अभी आगे ये पहला प्रयास है, इसके बाद हम और सुधार करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।